गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। इसमें आगे आज हम पढ़ेंगे संयोजकता के बारे में। संयोजकता संयोजकता किसे कहते हैं? बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहा जाता है। संयोजकता मतलब किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसे हम इस तरह से कैसे भी परिभाषित कर सकते हैं, तत्व के यौगिकों का सूत्र, तत्व के यौगिकों का सूत्र संयोजकता को प्रदर्शित करता है। अर्थात कोई तत्व हाइड्रोजन के सापेक्ष या ऑक्सीजन के सापेक्ष या क्लोरीन के सापेक्ष कितने परमाणुओं से योग करता है, तो ये हो गई इसकी संयोजकता। किसी तत्व की संयोजकता को हमने किस किस के द्वारा प्रदर्शित कर दिया? हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से या फिर क्लोरीन के द्वारा। तो अगर हम आवर्त सारणी में देखें, हम ये देखते हैं कि आवर्त में संयोजकता किसी भी एक आवर्त के लिए क्रमशः बढ़ती जाती है। क्यों क्रमशः बढ़ती है? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ते जाता है। तो संयोजकता वास्तव में क्या है? बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आवर्त के लिए ले लें, किसी भी आवर्त में हम देखते हैं तो क्या होगा कि एक आवर्त के लिए क्रमशः परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएगा, और जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है अर्थात संयोजकता बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता किसी आवर्त के लिए क्रमशः बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती जाती है। किसी एक वर्ग के लिए संयोजकता, अभी तक हमने जो भी गुण देखे, चाहे इलेक्ट्रॉन बंधुता हो, चाहे आयनन विभव हो, क्रमशः बढ़ते किसी वर्ग के लिए क्रमशः, चाहे त्रिज्या हो, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, क्रमशः किसी वर्ग के लिए बढ़ते या घटते थे। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी एक वर्ग की संयोजकता निश्चित होती है। निश्चित होने का कारण क्या है? उसके पास बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। क्योंकि हमने देखा था तत्वों का वर्गीकरण ही इलेक्ट्रॉन के किसी उपकक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के ऊपर ही निर्भर था, है ना। जैसे क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुएं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1। NS1 का मतलब होता है क्षारीय धातुएं, सभी क्षारीय धातुओं में अंतिम कोश में S उपकक्ष में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये प्रथम वर्ग हो गया। प्रथम वर्ग के तत्व लिथियम, बाहरी कक्ष में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम, हाइड्रोजन भी ले लीजिए, हाइड्रोजन के पास भी बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन। सोडियम, बाहरी कक्ष में केवल एक इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, चाहे कोई भी तत्व ले लीजिए, बाहरी कक्ष में सब में एक इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा समूह, दूसरा वर्ग क्षारीय मृदा धातुएं, NS, क्षारीय धातुओं के बाद क्षारीय मृदा धातुएं। मृदा धातुएं, ये कौन से समूह के सदस्य हैं? द्वितीय समूह के सदस्य हैं। NS2, NS2 पे समाप्त हो रहा है, मतलब इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए? 2। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमें पता है कि सब में
बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे इसका परमाणु क्रमांक हो गया 4, तो 2 और 2, ठीक है। बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। मैग्नीशियम के पास भी 12, 2, 8 और 2, परमाणु क्रमांक हो गया 12, 2, 8, 2। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी वर्ग के लिए संयोजकता का मान निश्चित होता है, जबकि किसी भी आवर्त के लिए संयोजकता का मान क्रमशः बढ़ते जाता है। कैसे बढ़ रहा है? एस ब्लॉक में पहले समूह क्षारीय धातुओं की संयोजकता 1, दूसरा समूह क्षारीय मृदा धातुएं, इनकी संयोजकता 2, पी ब्लॉक 13वां समूह संयोजकता 3, क्योंकि बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अब हम लोगों ने ऑक्सीकरण अवस्था भी पढ़ा था। क्या अंतर होता है संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था में? ऑक्सीकरण अवस्था यह संयोजी अवस्था होती है जिसमें स्थित आवेश को उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। लेकिन संयोजकता क्या होती है? किसी तत्व के संयोजन की जो क्षमता होती है उसे संयोजकता कहा जाता है, ठीक है। तो ये संयोजकता के बारे में आपको मैंने बताया। अब हम ये देखेंगे कि किसी भी पदार्थ की जो संयोजकता होती है उसको, जैसा कि कहा था, हाइड्रोजन के सापेक्ष, ऑक्सीजन के सापेक्ष या हैलोजन के सापेक्ष, है ना। तो तत्व की संयोजकता को अगर हम हाइड्रोजन के सापेक्ष देखें तो हमें यह पता चलता है कि तत्व की संयोजकता 1 से लेकर के 4 तक बढ़ती है। संयोजकता पहले वर्ग से लेकर के चौथे वर्ग तक बढ़ती है और उसके बाद फिर 4 के बाद फिर घटने लग जाती है। तो उसके बाद क्या होगी? घटती है। किसी भी आवर्त के लिए अर्थात जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो संयोजकता है वो हाइड्रोजन के सापेक्ष 1 से 4 तक बढ़ती है और उसके बाद फिर 4 के बाद घटने लग जाती है। लेकिन यही संयोजकता को एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। चलिए एक उदाहरण भी दे लेते हैं। हाइड्रोजन के सापेक्ष NaH संयोजकता कितनी हो गई? 1। MgH2 संयोजकता हो गई 2। इसके बाद एल्यूमिनियम AlH3 संयोजकता हो गई 3। फिर SiH4 संयोजकता हो गई 4। अब इसके बाद संयोजकता धीरे धीरे घटने लगती है। इसके बाद आता है फास्फोरस PH3 फास्फेन संयोजकता हो गई इसकी कितनी हो गई? 3। फास्फेन के बाद सल्फर H2S संयोजकता हो गई 2 और HCl संयोजकता हो गई 1। तो ये उदाहरण के द्वारा भी हम समझ सकते हैं हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और 4 के बाद फिर घटने लग जाती है। तो उदाहरण से भी हमको समझ में आ रहा है। इसकी संयोजकता 1 है NaH, इसकी संयोजकता हाइड्रोजन के सापेक्ष 2 हो गई है। एल्यूमिनियम की संयोजकता हाइड्रोजन के सापेक्ष 3 है। सिलिका की संयोजकता हाइड्रोजन के सापेक्ष 4 है। यहाँ 1 से 4 तक बढ़ गई। लेकिन अगले समूह में जब हम पहुंचते हैं तो फास्फोरस के सापेक्ष संयोजकता कम हो गई, हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता 3 हो गई।
यहाँ पे सल्फर की हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता 2 हो गई और HCl में 1 हो गई। तो ये हो गया हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता। मैंने आपको कहा था कि ऑक्सीजन के सापेक्ष भी संयोजकता हम देख सकते हैं। तो ऑक्सीजन के सापेक्ष अगर हम संयोजकता देखें तो हमें पता चलेगा कि वह क्रमशः 1 से लेकर के 7 तक बढ़ती चली जाती है। उसका भी एक एक उदाहरण देख लेते हैं। ऑक्सीजन के सापेक्ष ऑक्सीजन के सापेक्ष ऑक्सीजन के सापेक्ष अगर हम संयोजकता को देखें तो हमें पता चलता है कि 1 से लेकर के 7 तक संयोजकता क्रमशः बढ़ते जाती है और 18वें समूह की संयोजकता 0 हो जाती है। ठीक है, तो उदाहरण देख लेते हैं। पहला Na2O 1 हो गया, MgO 2 हो गया, Al2O3 3, SiO2 Si2O3 सिलिका, सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिका की 4 हो जाती है। सिलिका के बाद आ जाता है फास्फोरस P2O5 5, उसके बाद सल्फर SO3 6 और क्लोरीन Cl2O7 O7 7। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता क्रमशः बढ़ती है और उसके बाद फिर घटने लगती है। यहाँ पे 1 से 7 तक बढ़ती है, लेकिन 18वें समूह में P ब्लॉक का अंतिम 18वां समूह, इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन्स पूरे फुलफिल हैं, पूरी तरह से भरे हुए हैं, इनका अष्टक पूर्ण है, अतः इसकी संयोजकता 0 हो जाती है। तो ये हो गया ऑक्सीजन के सापेक्ष और हाइड्रोजन के सापेक्ष इसकी संयोजकता। अब संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था, इन दोनों में क्या अंतर होता है? संयोजकता के बारे में अपने को पता है, क्रमशः बढ़ती है घटती है। बाएं से दाएं जाने पर अगर हम ऑक्सीजन के सापेक्ष ले रहे हैं तो बढ़ रही है ना, क्योंकि परमाणु क्रमांक के मान भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो वो हर समूह के लिए संयोजकता कैसी होगी? एक समान होती है। एक समान क्यों है? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर प्रत्येक समूह में बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह एक समान होती है। तो ये हो गया संयोजकता। इस संयोजकता के ऑक्सीकरण अवस्था से संबंध बताया था मैंने। तत्व की संयोजन क्षमता संयोजकता कहलाती है। बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तत्व की संयोजन क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। ऑक्सीकरण अवस्था किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण अवस्था संयोजी अवस्था जिसमें उपस्थित जो आवेश होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। संयोजकता हर तत्व के लिए निश्चित होती है, लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो परिवर्ती होती है। संयोजकता पूर्णांक में ज्ञात की जाती है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या
पूर्णांक और प्रमाण दोनों के द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है। कभी भी संयोजकता को अगर हम नापें तो ऊपर से नीचे आने पर एक वर्ग के लिए निश्चित रहती है, लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था बदलती जाती है। तो ये हो गया संयोजकता और उसका ऑक्सीकरण संख्या से, ऑक्सीकरण अवस्था से संबंध। इसके पश्चात अपन पढ़ेंगे पदार्थ का अगला गुण, ऑक्सीकारक या अपचायक। तो ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक किसे कहा जाता है? किसी भी पदार्थ के द्वारा, किसी भी तत्व के परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, वह उसका ऑक्सीकारक गुण होता है। किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे ऑक्सीकारक कहेंगे। और अपचायक किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। सबसे प्रबल अपचायक कौन से होते हैं? अपन ने जब मैंडलिफ की पीरियोडिक टेबल पढ़ा, इसके बाद मोसले का आधुनिक दीर्घ आवर्त सारणी पढ़ा, तब मैंने आपको बताया था कि जो क्षारीय धातुएं हैं और क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, ये दोनों प्रबल अपचायक होती हैं। कारण भी बताया था क्यों होते हैं, क्योंकि ऑक्सीकारक और अपचायक है ना, क्योंकि वे आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देते हैं। तो प्रबल अपचायक थे कौन से समूह के सदस्य? प्रथम समूह की क्षारीय धातुएं और द्वितीय समूह की क्षारीय मृदा धातुएं, ये प्रबल अपचायक थे। क्यों प्रबल अपचायक कहला रही थी? क्योंकि इनके बाहरी कक्ष में एक या दो इलेक्ट्रॉन है, NS1 और NS2। S उपकोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ S उपकोष में केवल दो इलेक्ट्रॉन है, जिसे ये आसानी से त्याग देते हैं। तो ये प्रबल अपचायक होते हैं। सातवें समूह में अगर हम जाएं, हैलोजन परिवार, 17वां समूह, ठीक है। हैलोजन परिवार में अगर हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। जैसे 17वां समूह में फ्लोरीन, इनको हैलोजन के नाम से जाना जाता है ना। फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। इन तत्वों में हमें क्या दिखाई देता है? सबके पास बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये एक इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, और जब एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेंगे तो बहुत अच्छे ऑक्सीकारक होंगे। अब ऑक्सीकारक गुण का जो क्रम है वो सबसे अधिक फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। हालांकि ये पूरे के पूरे प्रबल ऑक्सीकारक हैं, लेकिन इनके ऑक्सीकारक का गुण जो होता है वह फ्लोरीन से आयोडीन तक क्रमशः कम होते जाता है। अपचायक गुण को अगर हम देखें तो अपचायक गुण में कौन से समूह के तत्व थे? प्रथम और द्वितीय। प्रथम समूह मान लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम तक है ना। तो इनके अगर हम गुण देखें तो हमें क्या पता है? सबसे प्रबल अपचायक कौन सा होगा? लिथियम होगा। इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो क्षमता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, तो सबसे कम अपचायक होगा लिथियम। क्यों सबसे कम अपचायक है लिथियम? क्योंकि वो तो नाभिक के सबसे पास होगा ना इलेक्ट्रॉन, तो उसको निकालना कठिन है, इसलिए त्यागने की क्षमता कम होगी। तो सबसे कम अपचायक लिथियम, उससे प्रबल सोडियम और उससे प्रबल पोटेशियम। इस तरीके से इनके अपचायक गुण हम देख सकते हैं। तो ये हो गया ऑक्सीकारक और अपचायक गुण।
समझ में है? हैलोजन के 17वें समूह में ऑक्सीकारक की प्रबलता ये है और अपचायक की प्रबलता प्रथम समूह के लिए ये होती है। तो ऑक्सीकारक और अपचायक गुण अपन ने पढ़ा। इसके पश्चात पढ़ेंगे अपन धात्विक और अधात्विक गुण। धात्विक और अधात्विक गुण। धातु किसे कहा जाता है? वे तत्व जिनके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है धात्विक कहलाते हैं, और जिन तत्वों के पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है वे धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। धातुओं के अपने कुछ विशेष गुण होते हैं जो आप लोग 10वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। धातु के क्या क्या गुण होते हैं? धातुओं के पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, अतः यह विद्युत का सुचालक होती है। धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातुएं ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं। इनमें विशेष गुण होता है आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण। आघात वर्धनीयता अर्थात किसी धातु को अगर हम आघात पहुंचाएं, हथौड़े से चोट करें, तो हम ये देखते हैं कि वो चादर की तरह फैल जाता है। तो ये हो गया इसका आघात वर्धनीयता का गुण। तन्यता मतलब तान के तार को खींचना। तो धातुओं की एक और विशेषता होती है कि उन्हें खींच करके उन धातुओं से तार भी बनाए जा सकते हैं। अब अधातु मतलब वे पदार्थ जिनके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसे तत्व। और ये चूंकि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अतः ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। अगर हम किसी अधातु को हथौड़े से ठोकें तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, तो इसे कहा जाता है भंगुरता। ये कुछ विशेष गुण होते हैं धातु और अधातु के। अब हम इसको आवर्त सारणी के आधार पर पढ़ें तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम आवर्त में, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जब चलते हैं तो इनके धात्विक गुण धीरे धीरे कम होते जाते हैं और अधात्विक गुण बढ़ते जाते हैं। तो अगर आपको आवर्त सारणी याद हो, मैंने दिखाया था एस ब्लॉक के तत्व नाम से प्रदर्शित हो रहा है। क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, ये सारी की सारी धातु होते हैं। धातुएं नरम भी हो सकती हैं और कठोर भी हो सकती हैं। सिर्फ एक धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में मिलती है, कौन सी? पारा। पारा ही है जो द्रव अवस्था में मिलती है, बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन अधातु, जितने भी धातु हैं वे सभी तीनों अवस्थाओं में मिल सकते हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैसीय अवस्था में हो। तीनों अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं। आवर्त सारणी में जहां तक हम देखते हैं तो क्षारीय धातुएं प्रथम वर्ग के पूरे जो सदस्य हैं, अगर हम वर्ग में देखें तो ऊपर से नीचे आने पर सभी धात्विक लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके बाद पी उपवर्ग में अगर हम आते हैं, एस के बाद, एस में क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, पहले और दूसरे समूह के सभी सदस्य कैसे हैं? धातु हैं। लेकिन जब हम पी ब्लॉक में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये धातु और अधातु, इन दोनों को जोड़ते हुए उपधातु है ना। तीनों प्रकार के पदार्थ, तीनों प्रकार के तत्व पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। पी ब्लॉक में कुछ तत्व धातु हैं, कुछ अधातु हैं और कुछ उपधातु होते हैं। तो पी ब्लॉक के तत्व ही ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं। ठीक है।
अधातु जैसे नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, ये सभी क्या है? अधातु हैं। उपधातु आर्सेनिक और एंटीमनी, ये उपधातु होते हैं। और धातु तो आप जानते ही हैं। तो ये हो गया धातु, अधातु और उपधातु। एस, फिर पी ब्लॉक भी हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है संक्रमण धातुएं। नाम से ही विदित हो रहा है, संक्रमण धातुएं, अर्थात इस समूह के भी सभी सदस्य धातु हैं। डी ब्लॉक के सभी सदस्य धातुएं हैं और इसमें बहुत महत्वपूर्ण धातुएं उपस्थित होती हैं जिनका दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोग है और व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण धातुएं हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सारी धातुएं किस समूह के हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है दुर्लभ मृदा धातुएं, क्योंकि एफ ब्लॉक के भी धातुएं, अच्छा, इसमें कृत्रिम रूप से बनाई हुई भी धातुएं हैं और जिसमें से अधिकांश धातुएं रेडियो एक्टिव प्रकृति की हैं। तो ये हो गया आपका धातु और अधातु के बारे में। कुछ धातुओं की विशेषताएं बताती हूं, जैसे टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है और प्लेटिनम, टाइटेनियम, ये धातुएं आश्चर्य धातु कहलाती है। जैसे टाइटेनियम, इनको नोबल धातु भी कहा जाता है। इनमें किसी से भी क्रिया करने की क्षमता बहुत कम होती है, तो ये नोबल धातुएं हो जाती हैं और इसीलिए बहुत अधिक कॉस्टली होती हैं, महंगी होती हैं, है ना। ये हो गया धातु अधातु के बारे में। अब इसके बाद गलनांक और क्वथनांक। नाम से समझ में आ रहा है, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। जिस तापक्रम पर कोई धातु गलती है उसे उसका गलनांक कहते हैं, और क्वथनांक जिस तापक्रम पर कोई वस्तु उबलती है उस तापक्रम को उसका क्वथनांक कहा जाता है। बताइए पानी का क्वथनांक कितना है? 100। पानी क्या है? पानी तत्व नहीं, पानी यौगिक है ना। तत्वों का अगर हम गलनांक देखें, क्वथनांक देखें, तो गलनांक बहुत अधिक, सबसे अधिक गलनांक होता है वो है टंगस्टन धातु का। अभी मैंने बताया कि टंगस्टन धातु जो होती है, इसका ये धातु है बहुत महंगी है, और महंगी नहीं है, टाइटेनियम सबसे महंगी धातु है। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है, लगभग 3410 डिग्री सेल्सियस। ये किसका गलनांक है? टंगस्टन धातु का। और इसी कारण इसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट के रूप में किया जाता है। बल्ब का फिलामेंट किससे बनाया जाता है? टंगस्टन धातु के द्वारा बनाया जाता है। और सबसे कम होता है मरकरी का पारा, इसका होता है 48 डिग्री सेल्सियस। ये धातुएं हो गई। अधातु में कार्बन का गलनांक सबसे अधिक होता है और ये होता है 3728 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से हीलियम का सबसे कम होता है -270 ऋण 270 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो गया धातुएं,
धातुओं की विशेषताएं और क्षार धातुएं एवं क्षारीय मृदा धातुओं के गलनांक, क्षार धातुओं के गलनांक और क्षारीय मृदा धातुओं के गलनांक वर्ग में नीचे आने पर घटते जाते हैं। मतलब पहले समूह और दूसरे समूह के तत्वों के गलनांक जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे कम होते जाते हैं, ठीक है। परंतु जो हैलोजन है, हैलोजन के गलनांक धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो ये हो गया गलनांक पथनांक के बारे में, तत्वों का वर्गीकरण। जैसे मैंने आपको बताया था SPDF ब्लॉक के तत्वों के बारे में जानकारी दिया, आवर्त सारणी बताया, मैंडलीफ की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले ने दिया था, इनके गुण बता चुके हैं, और तत्वों गुणधर्मों में आवर्तिता, मतलब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात उन गुणों की पुनरावृत्ति होना, और उसमें जितने भी गुण थे वो सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगी, क्या आप लोग बता सकते हैं? सोडियम और सोडियम धन आयन, Na और Na प्लस आयन, इन दोनों में से किसका आकार या किसकी त्रिज्या अधिक बड़ी होती है? बताइए। सोडियम की त्रिज्या अधिक बड़ी होती है क्योंकि सोडियम आयन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो एक कक्ष उसका हट चुका है, कक्षक छोटा हो गया है, इसलिए इसकी त्रिज्या बड़ी होगी, इसका आकार, सोडियम का आकार सोडियम धन आयन की अपेक्षाकृत बड़ा होगा। लेकिन यदि हम हैलोजन के लिए ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए ब्रोमीन और ब्रोमीन माइनस आयन, अब इन दोनों में से किसका आकार बड़ा होगा? ब्रोमीन में एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन को समाहित किया जाएगा तो उसका आकार धीरे से बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे ब्रोमीन माइनस का आकार बड़ा होगा, इसकी त्रिज्या बड़ी होगी। दूसरा प्रश्न, क्लोरीन व फ्लोरीन इन दोनों में से किसका आयनन विभव प्रथम आयनन विभव का मान अधिक होगा? तो क्लोरीन का व फ्लोरीन का बताइए। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, और जैसा मैंने बताया था आयनन ऊर्जा का मान ऊपर से नीचे आने पर धीरे धीरे कम होते जाता है, तो फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन का मान क्या होगा? अपेक्षाकृत आयनन ऊर्जा का या प्रथम आयनन विभव का मान कम हो जाएगा। एक और प्रश्न, लिथियम और बेरिलियम इन दोनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता, किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी? लिथियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता, जबकि वो पहले समूह का सदस्य है। बेरिलियम के बाद अगर हम बोरान में जाएंगे तीसरे समूह में, तो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक हो जाएगी, है ना। लेकिन लिथियम के बाद बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। क्यों शून्य होती है? क्योंकि उसका जो कक्षक होता है वो पूरी तरह से भरा हुआ होता है। विद्युत ऋणात्मकता, जब भी मैंने आपको पढ़ाया है, विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी? किसकी? फ्लोरीन की। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 4 होती है और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 3.2 होती है ना। अब यदि एक संकेत दे दिया जाए आपको, तो क्या आप पहचान सकते हैं कि वो किस समूह का सदस्य होगा, किस ब्लॉक का सदस्य होगा? ठीक, बताइए। NS2 यह किस समूह का सदस्य है? ये दूसरे वर्ग का सदस्य हो गया। लेकिन यदि यहां पे ही हम 3D1 4S2 कर देते हैं, तो
ये किस समूह का सदस्य हो गया? डी। किस ब्लॉक का सदस्य हो गया? डी ब्लॉक का सदस्य हो गया। ठीक है, किस ब्लॉक का सदस्य है? डी ब्लॉक का, क्योंकि ये डी इसमें आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इनको अगर हम देखें, यदि यहाँ पे F होगा तो F ब्लॉक का सदस्य P होगा, तो P ब्लॉक का सदस्य NS1 नहीं NS2 और NP1 किस समूह का सदस्य हुआ? P ब्लॉक का, क्योंकि ये P पे खत्म हो रहा है। और अगर हम इसको जोड़ दें तो हमको मालूम है कि 13वें समूह से चालू होता है P ब्लॉक, तो ये 2 और ये 1 3, मतलब ये हो गया 13वां समूह। अगर यहाँ पे ये 2 हो जाएगा तो ये 14वां। इस तरीके से अगर 6 हो गया, अब बताइए कौन से समूह का सदस्य हो जाएगा? ये हो गया 6 2 8, मतलब 18वें समूह का सदस्य। तो हम इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं ना। तो ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं जिसको आप हल कर सकते हैं। थैंक यू।